कहते हैं बंदर के हाथ में क्या नारियल शोभा देता है और कितनी देर तक टिकता है। इमरान खान और पाकिस्तान का वही हाल है। जिस यूएनएचआरसी में हाल फिलहाल में पाकिस्तान को जगह मिली है, अब उसी ने पाकिस्तान के ऊपर अपना गुस्सा फोड़ दिया है और बड़ी ही गंदे तरीके से अपमानित भी किया है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील ने चीन को एक बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका में सरकार बदलने के बाद वैसे तो चीन को बहुत उम्मीद जगी थी, लेकिन ब्राजील ने झटका देकर चीन को चौकन्ना कर दिया है। तो दूसरी तरफ भारतीय पार्टी कांग्रेस को क्या बाइडेन से यह उम्मीद है कि बाइडेन 370 को बहाल करेंगे? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे इस वक्त कांग्रेस की हालत ऐसी है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अमेरिका में जो बाइडेन को राष्ट्रपति बने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और अभी से ही लेफ्ट के लिब्रांडू और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लगता है जैसे कि पौबारा हो गई है। अब ये लोग बाइडेन को अनुच्छेद 370 को वापस लाने वाला मसीहा मान रहे हैं। कांग्रेस के कश्मीरी प्रवक्ता जहांजेब सिरवाल के अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि जो बाइडेन भारत की हुकूमत पर दबाव बनाएंगे ताकि जिस तरह से कश्मीर की पहचान यानी कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को उनसे छीना गया उसे वापस लाया जा सके। चूंकि कश्मीर में सिरवाल कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता हैं, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यही कांग्रेस की भी आधिकारिक लाइन है, क्योंकि पार्टी से बाहर तो कुछ हो नहीं सकता है और अगर होता है तो पार्टी को इसके बारे में खंडन भी करना चाहिए, लेकिन पार्टी की तरफ से भी वैसा कुछ नहीं आया। वैसे जिस पार्टी ने आतंकरोधी पोटा को सत्ता में वापस आते ही 2005 तक हटाया हो, उसके लिए अनुच्छेद 370 को वापस लाने का सपना देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि समय अब बदल चुका है। अब कांग्रेस को यह उम्मीद इसलिए भी हुई है क्योंकि जून माह में अपनी पॉलिसी पेपर में भारत सरकार से बाइडेन ने अनुरोध किया था कि कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल किया जाए और उसी पेपर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लोकतंत्र पर प्रहार भी करार दिया था। वैसे आपको बता दें, डेमोक्रेट्स ने इतिहास में कई बड़ी बातें कही हो, लेकिन चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करना और उसको सच्चाई में बदलना जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि जो बाइडेन इल्हान उमर और रशीद तालिब जैसे कट्टरपंथियों से दूरी बना रहे हैं, तो ऐसे में बाइडेन अपनी छवि के उलट कई ऐसे निर्णय लेंगे जो कि अंत में भारत के लिए ही फायदे वाला होगा। वैसे आपको बता दें, जब कुछ माह पहले अमेरिका की भावी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने से पहले कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 के परिप्रेक्ष्य में काफी ऊटपटांग बयान दिए थे, जिसका खामियाजा डेमोक्रेट पार्टी को भुगतना भी पड़ेगा। ऐसे में अब समझ में आ गया है कि चाहे अमेरिका में सरकार किसी की भी हो, बात भारत की जरूर सुनी जाएगी। वहीं कहते हैं ना, बंदर के हाथ में नारियल शोभा नहीं देता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था यूएन वाच के बीच एक जुबानी लड़ाई शुरू हो गई है और वो लड़ाई किस पर शुरू हुई है? वह अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दे पर हुई है। इमरान खान ने फ्रांस पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन ने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया था। वैसे तो पाकिस्तान के ऊपर लगातार मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं, इसके बावजूद इस साल चीन और रूस की मदद से संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन का सदस्य बनाया गया। उस समय भी यूएन वॉच ने एक बयान जारी करके पाकिस्तान के सदस्य बनने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। और अब ऐसा क्या कर दिया इमरान खान ने कि बड़े ही सख्त और गंदे लहजे में यूएन वॉच को कहना पड़ा कि आपको यूएनएचआरसी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान में कई तरह के ऐसे कार्य होते हैं जो कि सीधे सीधे उल्लंघन है और यूएन वॉच के नज़र में बिल्कुल ही माननीय नहीं है। दरअसल
इमरान खान ने फ्रांस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस निंदा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ही यूएन वॉच ने उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि आपकी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन में मौजूदगी बर्दाश्त के बाहर है। इससे बड़ी बेइज्जती किसी देश के लिए क्या हो सकती है कि खुद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक इकाई यह कह रहा है कि तुम यूएनएचआरसी में रहने लायक नहीं हो। वैसे तो ये कूटनीतिक और राजनीतिक मजबूरियां हैं कि पाकिस्तान यूएनएचआरसी में पहुंच गया है, अन्यथा यह तो किसी जगह के लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील ने चीन को झटका देते हुए सिनोवैक कंपनी के वैक्सीन कोरोनावैक के ट्रायल को सस्पेंड कर दिया है। ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने कहा है कि यह रोक वैक्सीन लगाने के कारण हुई एक प्रतिकूल घटना के बाद की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह घटना 29 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो सका है कि यह घटना ब्राजील में हुई है या किसी दूसरे देश में। साओ पाउलो के चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के प्रमुख के अनुसार वैक्सीन के कारण हुई एक घटना के बाद चीनी वैक्सीन के ट्रायल को रोकने का फैसला लिया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि जो घटना हुई है उसका संबंध किससे है इसको कहना मुश्किल है, लेकिन 10,000 से अधिक लोग इस वक्त इस वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति की भी अगर मौत होती है तो ये बड़ी बात है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने चीन के टीके का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ब्राजील के लोग किसी के लिए गिनी पिग नहीं बन सकते। उन्होंने कई दिनों पहले ही ऐलान किया था कि उनका देश चीन से वैक्सीन नहीं खरीदेगा। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने सोशल मीडिया पर अपने एक समर्थक को जवाब देते हुए लिखा था कि निश्चित रूप से हम चीनी वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बोल्सोनारो की टिप्पणी पर अपनी वैक्सीन का बचाव भी किया था। उन्होंने कहा था कि चीन का टीका अनुसंधान और विकास क्षमता दुनिया भर में सबसे आगे है, लेकिन चीन के माल के बारे में सब कोई जानते हैं। चीन का माल अक्सर डुप्लीकेट ही निकलता है। ऐसे में अगर वैक्सीन भी डुप्लीकेट निकले तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो ब्राजील इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन जिस तरह से चीन के वैक्सीन का हाल हो रहा है और चीन का वैक्सीन इस्तेमाल करने वालों का हाल हो रहा है, वह देखते हुए ब्राजील ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन दूसरे देशों को जो वैक्सीन बेचेगा क्या उसमें सच्चाई होगी? क्या वो सही होगी या उसके सैन्य हथियारों की तरह वो भी डुप्लीकेट होंगे जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।